चलिए दोस्तों, ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन है आरटीपी में 19 का है ना, तो मतलब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन को देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अच्छा सा है ना। चलिए पढ़कर देखते हैं क्या है। अ कंपनी प्रोसेसेस अ रॉ मटेरियल इन इट्स डिपार्टमेंट 1 टू प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ए, बी एंड एक्स एट द सेम स्प्लिट ऑफ स्टेज। तो भाई हम एक सेम प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट बनाते हैं ए, बी और एक्स, ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड 1,80,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 1 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 12,88,000, ठीक है। तो हमने 1,80,000 kg का रॉ मटेरियल प्रोसेस करा है और जिसकी कॉस्ट कितनी है 12,88,000 एंड द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ ए, बी एंड एक्स वर 18,000 kg, 10,000 kg और 54,000 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, ए एंड बी फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 2। अच्छा, ए और बी को फर्दर प्रोसेस करा जाता है डिपार्टमेंट 2 में एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1,80,000 और 1,50,000। चलिए इसको लिख कर देखते हैं, डायग्राम बनाकर देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा अभी। तो ऐसा करते हैं, ये हो गया हमारा सपोज ज्वाइंट प्रोसेस, ठीक है, और इसको अपन ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या क्या है, ए बना है, बी बना है और एक्स बना है और इनका कहना है कि हमने 12,88,000 रुपये का खर्चा जो है किया है, मतलब ये ज्वाइंट कॉस्ट हो गई, लिखा था 12,88, ठीक है। और ये सब कहाँ हुआ है, डिपार्टमेंट 1 में। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट 1, ठीक बात है, ओके। फिर आगे उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रोडक्ट ए है और जो बी है उनको फर्दर प्रोसेस किया गया है, ठीक है। तो इसको और इसको फर्दर प्रोसेस करने की बात की है। ए को फर्दर प्रोसेस किया है और कितना खर्चा किया है 1,80,000 और बी में खर्चा किया है 1,50,000। तो 1,80,000 का खर्चा यहाँ हुआ है, 1,50,000 का खर्चा जो है वो यहाँ हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों काम कहाँ हुए हैं, डिपार्टमेंट 2 में। तो ऐसा मान लो कि ये पूरा मिलाकर डिपार्टमेंट 2 कहलाया, ऐसा अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो ए में फर्दर प्रोसेस करने में खर्चा लगा 1,80,000 का, बी में लगा 1,50,000 का। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एक्स, अच्छा ये थर्ड प्रोडक्ट वॉज फर्दर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 3 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1,08,000। मतलब एक्स को भी फर्दर प्रोसेस करना है और इसको फर्दर प्रोसेस करने में खर्चा कितना आ रहा है 1,08,000 रुपये का खर्चा आ रहा है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा है। और आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अपन ने ये नहीं लिखा कि ए, बी और एक्स का आउटपुट कितना आ रहा है, देखो गिवन है ना, ए 18,000 kg, बी 10,000 kg और एक्स 54,000 kg है ना। तो 18, 10 और 54, यहाँ आ रहा था 18,000 kg, यहाँ 10,000 kg, यहाँ 54,000 kg, ठीक है, ओके, ये भी लिख दिया। तो पूरा क्वेश्चन अब हमारे डायग्राम में आ गया। जब भी ज्वाइंट बाय का क्वेश्चन आए सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम सही बन गया फिर हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर होगी तो हम क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देयर इज नो वेस्ट इन फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग में कोई वेस्ट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ सेल्स अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड वर एज अंडर। बोले ये जो सेल्स है वो नीचे दी गई है, ए और बी और एक्स की। ए की क्वांटिटी 17,000 बेची, ओ माई गॉड, बनाई 18,000 थी है ना, ध्यान से 18,000 बनाई थी पर बेची कितनी है 17,000 है। और बी में क्या हुआ है 10,000 बनाई थी और 5,000 ही बेची है। एक्स में क्या है 54,000 बनाई थी, 44,000 ही बेची और ये सेल्स वैल्यू दी है, ठीक बात है। अब मेरे मन में एक डाउट आया कि ये जो सेल्स हो रही है ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हो रही है या पहले हो रही है, कैसे पता चलेगा सर। तो सर आपको एक आइडिया देता हूँ। पहला आइडिया क्या है, देखो आप यहाँ लाइन लिखिए, ए एंड बी वर फर्दर प्रोसेस्ड। इसका मतलब हम सोच नहीं रहे कि फर्दर प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे, क्लियरली लिखा है कि ए और बी को फर्दर प्रोसेस किया गया है, ठीक है। कहाँ किया गया था, डिपार्टमेंट 2 में, ठीक है। और एक्स को भी फर्दर प्रोसेस किया गया था। आप इंग्लिश का को सही से इंटरप्रेट करिए, लाइन जो लिखी है तो आपको क्लियर दिखेगा कि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का ये मामला है। अच्छा, और अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो और क्लैरिफिकेशन देता हूँ।
आगे पढ़ते हैं, आपको और समझ में आएगा। इफ देयर वर नो ओपनिंग स्टॉक्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इफ दीज प्रोडक्ट वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो ऊपर है ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचा गया है, क्योंकि स्प्लिट ऑफ स्टेज की बातें अब होने वाली हैं। सो इफ दीज प्रोडक्ट वर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ स्टेज द सेलिंग प्राइसेज ऑफ ए बी एंड एक्स वुड हैव बीन, कितनी होती, 50, 40 और 10। और अच्छे से चेक कर लेते हैं, देखना ए आपने कितनी बेची है, 17,000, और कितने में, 12,24,000। तो 12,24,000 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 17,000 से, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 72 रुपीज़। ओहो, और ये तो स्प्लिट ऑफ की प्राइस तो 50 है, तो अगर स्प्लिट ऑफ पर बेचा होता तो प्राइस तो 50 आनी थी, पर ये तो 72 आ रही है। मतलब हो ना हो ये बाद की ही सेल है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की ही सेल्स दी गई है। और चेक कर लीजिए आप, 2,50,000 डिवाइड बाई 5,000 कर लीजिए, 2,50,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आएगा, 50 रुपये आ रहा है यहाँ पर, और जबकि यहाँ तो 40 लिखा है स्प्लिट ऑफ स्टेज पर। इसका मतलब एक फर्दर प्रोसेस की बात की सेल्स है। एक्स भी चेक कर ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या आ रहा है, 7,92,000 डिवाइड बाय 44,000 कितना आएगा, 18, और जबकि यहाँ 10 लिखा है। तो समझ में आ गया आपको, है ना, कि फर्दर प्रोसेसिंग की बात की सेल प्राइस अलग है और स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल प्राइस अलग है। क्यों ना इसको भी लिख ही दें, चलो 50, 40 और 10 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं @50, यहाँ लिख देते हैं @40, यहाँ लिख देते हैं @10। ठीक है, क्लियर है ये बात, ओके। अच्छा, कोई लॉस नहीं हुआ है तो क्वांटिटी यहाँ भी 18,000 kg ही रही होगी, यहाँ 10,000 kg रही होगी, और यहाँ 54,000 ही रही होगी, क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ। उन्होंने कहा था फर्दर प्रोसेसिंग में कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब 18,000 को प्रोसेस करेंगे तो 18,000 ही बनेगा। ठीक है सर। अच्छा, प्राइस हमने निकाल लिया, यहाँ कितनी आई है, 72, 50 और 80। देखो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर दिया है तो इन्फॉर्मेशन यूज़ तो होनी है, तो क्यों ना लिख लिया जाए, 72 और 50 और 18। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइजेस। और कुछ क्वेश्चन बचा नहीं सर, थैंक गॉड, क्वेश्चन तो हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब तो केवल रिक्वायरमेंट पढ़नी है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, वो क्या है सर, बेचा कितना है। जैसे यहाँ 18,000 है तो बेचा कितना है, 17,000, तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देता हूँ, है ना। क्लोजिंग स्टॉक अपन लिख देते ग्रीन पेन से। क्लोजिंग कितना आएगा भाई, यहाँ भी क्लोजिंग कुछ आएगा, यहाँ भी क्लोजिंग कुछ आएगा, कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, 18,000 में 17,000 ही बेचा आपने, 18,000 में से 17,000 ही बेचा आपने। ठीक है, तो 1,000 बच गया, ओके, बन के लिख दिया मैंने। फिर 5,000 बेचा, जबकि बनाया तो 10,000 था, बेचा 5,000 ही है, मतलब 5,000 का स्टॉक यहाँ बच गया। ठीक है, और लास्ट में देखो 44,000 बेचा, 54,000 बना था, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सॉरी @ इक्वल्स टू 10 के, है ना। 54,000 बनाया, 44,000 बेच दिया, तो मतलब 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो अब देखो कितना क्लियर कट आपके पास पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। अब देखते हैं आंसर क्या, रिक्वायरमेंट पढ़ देते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू ए, बी और एक्स। ओहो हो, ए, बी और एक्स में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटना है, पर मेथड तो बता ही नहीं। तो सर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेथड ना दी हो और आपके पास सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल हो तो उस प्रोपोर्शन में बांट देना। चलिए, बहुत अच्छा आसान काम है। क्या करेंगे आप बता दीजिए सर। स्प्लिट ऑफ पॉइंट की जो सेल्स है उसके आधार पे आपको क्या करना है, ज्वाइंट कॉस्ट को बांट देना है। तो कितनी कितनी सेल्स है, ये जो रही 18,000 × 50, ये प्रोडक्ट ए की स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल है। बी की क्या होगी, 10,000 @40 हो जाएगी। ठीक है, और एक्स की क्या हो जाएगी, 54,000 @10 हो जाएगी। ठीक बात है, तो ये तो हो जाएगी स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल ए, बी और एक्स की। इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट 1 मतलब सॉरी जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसको हम बांट देंगे। तो ये तो हो गया बहुत आसान काम। पहले पॉइंट को मेरे हिसाब से समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, बोले सर देखो ऐसा है कि माल पूरा तो बिका नहीं, माल बिका है कम कम। जैसे आप देखो कि ए का भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है, बी का भी बचा है, सी का भी बचा है। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक बचने से, पूरा माल ना बिकने से ज्वाइंट कॉस्ट के बंटवारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ सर, नहीं पड़ेगा। ज्वाइंट कॉस्ट को हमेशा प्रोडक्शन के रेशियो में बांटा जाता है। अपन लिख जरूर सेल देते हैं पर वो प्रोडक्शन के रेशियो में बांटा जाता है। बताइए क्यों? क्योंकि यार सोचो, अगर मान लो तुमने ए, बी और एक्स 3 प्रोडक्ट बनाए,
अब ए बिका, बी बिका और मान लो एक्स अभी बिका ही नहीं है, उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे एक्स की सेल 0 है, तो एक काम करो एक्स पर ज्वाइंट कॉस्ट बांटेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमेशा जब ज्वाइंट कॉस्ट को आप बांटोगे ना तो आप वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में बांटोगे, ना कि सेल्स वैल्यू के आधार पे। समझ पा रहे हैं आप? जैसे 18,000 बनाया और मान लो बेचा 17,000 है, तब भी हम 18,000 की प्रपोर्शन में ही, मतलब 18,000 इंटू 50 के प्रपोर्शन में ही ज्वाइंट कॉस्ट को बांटेंगे। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो कभी भी सेल्स के आधार पर नहीं बांटना, पूरे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर बांटना है। ठीक है, ताकि सब पर ज्वाइंट कॉस्ट सही तरीके से बढ़ जाए, है ना? ओके, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर केजी। क्या बताना है? कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब ए, बी और एक्स तीनों का कॉस्ट पर केजी बताना है। इंडिकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है, और टोटल कॉस्ट सेपरेटली। ओ माय गॉड, सेपरेटली, इसका मतलब कॉस्ट पर केजी ज्वाइंट कॉस्ट भी बताना है, तो ज्वाइंट कॉस्ट पर केजी, ओके, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी, टोटल कॉस्ट पर केजी, सब अलग अलग बताना है। चलिए सर, नई बात सीखने मिल रही है, आ जाइए करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए सॉल्यूशन पर, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। देखिए ज्वाइंट कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, तो देखो ये आई थी आपकी सेल्स वैल्यू 18,000 इंटू 50, 10,000 इंटू 40 और 54,000 इंटू 10। सेल्स वैल्यू 9 लाख, 4 लाख और 5,40,000। इसके प्रपोर्शन में आपने बांटा ज्वाइंट कॉस्ट को, जो कि कितनी थी? 12,88,000। तो ज्वाइंट कॉस्ट बढ़ गई ए, बी और एक्स में, कितनी आई? 6,30,000, 2,80,000 और 3,78,000। देखो ये बढ़ गई 12,88,000 की ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, रिक्वायरमेंट 1 थी हमारी ये। रिक्वायरमेंट नंबर 2, उन्होंने क्या बोला है रिक्वायरमेंट 2 में? उन्होंने कहा है कि आपको कॉस्ट पर केजी बताना है तीनों का अलग अलग। तो क्या करेंगे हम? देखो भाई, ज्वाइंट कॉस्ट आपने निकाल ली है 6,30,000, बी में 2,80,000 और एक्स में 3,78,000। ठीक है, अब क्या करें हम? डिवाइड कर देते हैं, पर केजी चाहिए ना, तो 18,000, 10,000 और 54,000। तो ज्वाइंट कॉस्ट पर केजी कितनी आ जाएगी? 35, 28 और 7। कितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये ज्वाइंट कॉस्ट दे दी ए, बी और एक्स की, प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो, 18,000, 10,000 और 54,000, तो सबकी अलग अलग ज्वाइंट कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है साहब। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी पर केजी निकालना है, तो क्या करें? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिवाइड बाय केजी, मतलब टोटल क्वांटिटी। तो 1,80,000 थी ए की, बी की 1,50,000 और एक्स की 1,08,000। और क्वांटिटी क्या है? 18,000, 10,000 और 54,000। तो कितना आ जाए कॉस्ट पर केजी? 10, 15 और 2। ये भी क्लियर है साहब, बहुत अच्छा। तो अब देखना, आपका ज्वाइंट कॉस्ट पर केजी आ गया 35, 28 और 7। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का क्या स्टेटस है? ये आ गया कितना? 10, 15 और 2। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 35 प्लस 10, 45, टोटल कॉस्ट पर केजी आ गई। 28 प्लस 15, 43, 7 प्लस 2, 9। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलते हैं आगे, है ना? इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, है ना? ये बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अच्छा, अलग अलग प्रोडक्ट का भी प्रॉफिट बताना है और टोटल भी बताना है। चलिए आ जाते हैं, अब आएगा आपको मजा। थर्ड पॉइंट में देखो, प्रॉफिट निकालना है, मतलब क्या? सिंपल सर, दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, प्रॉफिट मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट। लेकिन सर यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर तो क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है। तो सर आप बताइए, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट निकालते हो तो आप क्या करते हैं? आप क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखते हैं? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एक तरीके से आप सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ देते हैं और डेबिट में जो भी खर्चे होते हैं वो घटा देते हैं। तो वही मैं आज करवा रहा हूँ आपको। ये सेल्स है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ दो तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। अब पूरी की पूरी जो कॉस्ट है वो डेबिट में होती, वो पूरी घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर, अगर हमने ऐसा करा कि केवल सेल्स में से पूरी कॉस्ट घटा दी, गलत हो जाएगा बेटा। ये तो ऐसा हो गया कि मान लो तुमने 10 यूनिट बनाई 100 रुपये की, ठीक बात है, 10 यूनिट बनाई तुमने 100 रुपये की, तो कॉस्ट पर केजी कितनी आ गई? 10 रुपये। डन। या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते ताकि आपको सुनने में आसान लगे। अपन ने क्या करा, 10 यूनिट बनाई 50 रुपये की, एक की कॉस्ट कितनी आई? 5 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है और ये कॉस्ट पर यूनिट है। अब देखना, मान लो आपने केवल 3 यूनिट ही बेची हैं और बेची हैं आपने सपोज 6 रुपये के हिसाब से, तो कितने में बिक जाएंगी वो? 6 रुपये के हिसाब से 3 यूनिट एट दी रेट 6, 18 रुपये में। बताइए फ़ायदा हुआ कि नहीं? अरे बहुत फ़ायदा हुआ यार, हर यूनिट की कॉस्ट थी 5 रुपये और हमने बेचा 6 रुपये के हिसाब से, तो फ़ायदा तो हुआ है। लेकिन अब अगर आप ऐसे करोगे, बोले सेल्स 18 रुपये माइनस टोटल कॉस्ट 50, तो वो तो हमेशा लॉस ही आएगा। तो फ़ायदा हुआ है लेकिन फिर भी लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेल्स कम यूनिट की ले रहे हो और कॉस्ट पूरी यूनिट की ले रहे हो, तो वो तो गड़बड़ हो गई ना।
तो फिर ऐसे केस में प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा सर? एक काम कर लो आप, आपकी यूनिट कितनी बच गई क्लोजिंग स्टॉक में? 7। 3 यूनिट तो बिक गई 6 रुपये के हिसाब से, 7 बच गई, तो 7 और 5 रुपये के हिसाब से कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 35। तो 35, अब 35 + 18 करिए, कितना आ जाएगा? 35 + 18 कितना आ रहा है? 53। 53 आपका क्या आ गया? सेल्स। उसमें से टोटल कॉस्ट घटा दी, कितना आएगा? 50 घटा दीजिए, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3। और एक और तरीका क्या है प्रॉफिट निकालने का सर? और सिंपल तरीका बताता हूँ, देखना, 3 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से बेची तो सेल्स है 18 रुपये, तो फिर 3 ही यूनिट की कॉस्ट घटा दो ना, तो 1 यूनिट 5 रुपये की, तो 3 यूनिट की कॉस्ट 15 रुपये, तो सेल्स 18 रुपये और कॉस्ट 15 रुपये, तो भी तो 3 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों जोड़ा जाता है, ताकि जितनी यूनिट की आप सेल्स लिखो उतनी ही यूनिट की कॉस्ट घटाई जाए। या फिर आप क्या करो भाई सेल्स और पूरा क्लोजिंग स्टॉक भी जोड़ दो, तो पूरी सब कुछ आ गया एक तरीके से, पूरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आ गई एक तरीके से, और फिर आप कॉस्ट घटा दीजिए, तो आपका सही प्रॉफिट आएगा, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ना है जब भी आपके साथ क्या होता है, अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक बच जाए, पूरा माल ना बिक पाए तो, है ना। तो सेल्स तो आ गई आपकी 12,24,000, 2,50,000, 7,92,000। सर ये कैसे आएगी? अरे देखो ना यार, हमने डायग्राम बनाया था, ये है यहाँ आ जाएगा 17,000 × 72। भाई क्लोजिंग स्टॉक 1,000 बच गया, 18,000 बनाया था, मतलब 17,000 बेचा हुआ, तो 17,000 × 72, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5,000 × 50। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 54 बनाया था और क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, मतलब 44,000 बेचा होगा, तो 44,000 18 के हिसाब से क्या है, ये सेल्स आ जाएगी आपके यहाँ। तो सेल्स तो आ जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। यूनिट सोल्ड और इनटू सेलिंग प्राइस। अरे सर आप भी कैसी बात कर रहे हैं, ये तो गिवन है। हाँ ओ माय गॉड, मैं भूल गया था, माफ़ कर दो मुझे। देखो ये रही सेल्स, ये सेल्स वैल्यू तो गिवन है, बहुत अच्छा। तो वही का वही छापना है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से लाएंगे सर? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन कैसे होगा? कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखना आपके पास ये तो अवेलेबल है 45 1 kg कॉस्ट तो आपके पास अवेलेबल है। अब बताइए, आप बताइए एक का क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था? एक का क्लोजिंग स्टॉक बचा था 1000 kg, तो 1000 × 45 कितना आएगा? 45,000 रुपये। 1000 kg माल बचा था ना, 45 रुपये की कॉस्ट, तो 45,000 आ जाएगा। बी का कितना बचा था? बी का 5000 kg बचा था, इंटू 43 करके देख लेते। 5000 × 43 कितना आएगा? 2,15,000। देखो ये आ रहा है। और ऐसे ही लास्ट में कितना बचा? 10,000 × 9 तो 90,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने जोड़ दिया। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 12,69,000, 4,65,000 और 8,82,000। अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट घटा दीजिए। अब तो क्या है सर, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आ गया, पूरी ज्वाइंट कॉस्ट, पूरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये है ज्वाइंट कॉस्ट जो हमने पहले पॉइंट में निकाली थी, ये है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो गिवन है। तो कुल मिलाकर आप देखो आपकी कॉस्ट अब आपको घटाना है। अच्छा टोटल कर भी इन्होंने दिया है, देखो 6,30,000, 1,80,000, 8,10,000, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये टोटल कॉस्ट आ गया 8,10,000, 4,30,000, 4,86,000। हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा क्या करते, सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में से पूरी कॉस्ट घटा देते हैं। तो प्रॉफिट आ रहा है 4,59,000, 35,000 और 3,96,000। क्या करा अपन ने, ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, ये दोनों कॉस्ट है, इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दिया। तो अब वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में से आपको सीधा टोटल कॉस्ट घटाना है, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में से देखो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में से पूरा टोटल कॉस्ट घटाना है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट कहाँ से आया? दोनों कॉस्ट को जोड़ा था, है ना। ओके 3 पॉइंट हो गए सर, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी पॉइंट क्या है? स्टेट विथ सपोर्टिंग कैलकुलेशन एज टू वेदर एनी और ऑल द प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट, ठीक है। क्या कुछ चेंज होना चाहिए था? क्या हमने सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर तो दिया, क्या हमें नहीं करना चाहिए था? क्या अच्छा होता अगर हम किसी प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देते? चलिए चेक करते हैं सर। लेकिन चेक कैसे करेंगे? चेक करने में तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि देखो आप डायग्राम देखना। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कंपैरिजन कब आसान होता, अगर आप की जो सेल्स है, जो फर्दर प्रोसेसिंग की बात हुई, अगर वो पूरी सेल्स हुई होती तो कंपेयर कर लेते। कैसे कंपेयर करते? देखना, यहाँ की सेल माइनस यहाँ की सेल, तो क्या निकल जाता है? इंक्रीमेंटल सेल्स, मतलब एडिशनल सेल्स, माइनस क्या करते? एडिशनल प्रॉफिट। भाई एडिशनल सेल्स मतलब एडिशनल रेवेन्यू क्या आया, और माइनस एडिशनल कॉस्ट ये गई है, तो आपका क्या निकल जाता? प्रॉफिट निकल जाता, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकल जाता। वापस बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंटल सेल्स जो कि कैसे आती है? सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो ये आ जाती। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस कर देते। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है वो माइनस कर देते, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकल जाता। अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट प्लस में आता तो हम कहते ठीक है यार, आगे बढ़ने में कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है एक्स्ट्रा, तो बढ़ जाओ आगे।
पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बताइए क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि साहब यहाँ जो सेल हुई है, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल हुई वो पूरी सेल हुई नहीं है, तब कंपैरिजन कैसे करेंगे? यहाँ की सेल लोगे तो वो सेल्स कम होगी, और यहाँ की सेल तो आप 18,000 के हिसाब से लोगे, जबकि यहाँ तो 17,000 या फिर यहाँ पर 5,000 बिका है जो है ना, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या करें? क्यों ना सर सीधा पर यूनिट में कंपैरिजन कर दें। पर यूनिट में कंपैरिजन मतलब दिखा देता हूँ कैसे। और पर यूनिट उन्होंने निकलवाया भी अपन से, कैलकुलेशन जो करवाया है ना उन्होंने सेकंड पॉइंट में, उसका पर्पस भी कुछ ऐसा ही है। देखना कितना आसान काम कर दिया उन्होंने, बिल्कुल सिंपल। देखना सेलिंग प्राइस पर केजी, ए का 50, बी का 40 और एक्स का 10। ये कब का है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट का है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 72, 50 और 80, ये हमने कैलकुलेट करा था। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेलिंग प्राइस निकाली थी। तो देखना इंक्रीमेंटल सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब अगर ए को हम शुरुआत में बेच दें तो 50 का बिकेगा, फर्दर प्रोसेस करके बेचें तो 72 का बिकेगा। कितना एडिशनल ला के देगा? 22 का। ऐसी बी कितना एडिशनल ला कर देगा? 10 का। एक्स कितना एडिशनल ला कर देगा? 8 का। और कॉस्ट क्या लगनी है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। भाई अपन एडिशनल क्या मिलना है? 22, एडिशनल क्या मिलना है? 10, एडिशनल क्या मिलना है? 8। ऐसी एडिशनल जाना क्या है? केवल कौन सा जाना है? फर्दर एस्टिमेट कॉस्ट। सर ज्वाइंट कॉस्ट भी तो जाएगी। अरे ज्वाइंट कॉस्ट नहीं बेटा, वो तो पहले लग गई ना, अपन तो केवल एडिशनल की बात कर रहे हैं। अगर मैंने ए को शुरुआत की जगह बाद में बेचा तो क्या एक्स्ट्रा मिला? 22। और क्या एक्स्ट्रा लगा? 10। तो 12 तो बच गया ना। तो हाई यूनिट पर ए के मामले में 12 बच रहा ना। ओ बी में 5 का लॉस आ रहा है, 10 आएंगे एक्स्ट्रा और 15 जाएंगे एक्स्ट्रा, तो 5 लॉस हो रहा है। और एक्स में 6 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या समझ में आ गया? सिंपल जवाब सर, ए को फर्दर प्रोसेस करना ठीक रहा, एक्स को ठीक रहा, बी को फोकट में करते रहे। 10 रुपये सेलिंग प्राइस बढ़ी है आगे बढ़ने पर, और खर्चा 15 का हो गया, तो आगे क्यों बढ़े? इससे अच्छा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच देते हैं ना। ठीक है बात। तो सर ये हो गया अपना डिसीजन की किसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए था, किसको नहीं करना चाहिए था। तो वैसे ये डिसीजन हम टोटल में लेते थे आज तक, लेकिन इस बार हम टोटल में इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि जो फर्दर प्रोसेसिंग पर है वो पूरी सेल नहीं हुई। तो कंपैरिजन कैसे कर पाओगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आप पूरी सेल लोगे, फर्दर प्रोसेसिंग पे आप कम यूनिट की सेल लोगे, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने में थोड़ा सा डाउटफुल इशू हो जाएगा। हालांकि फिर अलग एंगल से अपन कर भी सकते थे, पर सिंस अपन ने पर यूनिट में पूरा कैलकुलेशन कराया तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक यूनिट पर देख लो आगे बढ़ने पर फ़ायदा है या नुकसान है। अगर फ़ायदा है तो एक्सेप्ट, आगे बढ़ो, नहीं तो मत करो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे ख़त्म करते हैं यहाँ पर।